Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about ISRO's developed technology for everyday use. ये जो टॉपिक है ये सीधा सीधा हमारे जीएस पेपर 3 के सिलेबस में मेंशन्ड है. स्पेस टेक्नोलॉजी दैट कुड बी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, ऐसा टॉपिक करके दिया हुआ है सीधा सीधा जीएस पेपर 3 में. तो उससे रिलेट करके हम इस आर्टिकल को देख सकते हैं. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो एक भारत सरकार द्वारा डेवलप्ड एजेंसी है इन स्पेस. इन स्पेस को डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, और इसका मकसद ही है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं हमारे देश के अंदर, स्पेशली स्पेस रिलेटेड प्राइवेट एंटिटीज़, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सके. उनको वो इसरो द्वारा डेवलप्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी कराती है. तो सरल भाषा में कहें तो इन स्पेस, जिसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका काम है कि प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दें बाय अवेलिंग द टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय इसरो टू देम. और इससे क्या होगा कि इसरो के लिए भी कुछ कॉमर्शियल बेनिफिट जनरेट हो जाएगा. इसरो ने कोई टेक्नोलॉजी अगर डेवलप की है, तो अगर वो प्राइवेट इंटिटीज़ को वो, जैसे कि अपना कोई एक पर्टिकुलर रिमोट सेंसिंग सेंटर किसी प्राइवेट स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप को यूज करने के लिए देता है इसरो, तो कुछ ना कुछ तो कॉमर्शियल गेन होगा ना इसरो को. तो इस तरीके से डबल बेनिफिट हो गया. प्राइवेट स्पेस एंटिटीज को हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल गया, साथ ही साथ इसरो को थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन में मदद मिल गई. ये मकसद से काम करता है इन स्पेस. इसको बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने. अभी हाल फिलहाल में इन स्पेस ने 79 डिफरेंट अग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ. इस बार के जो अग्रीमेंट्स हैं वो थोड़े अलग हैं, बिकॉज दिस टाइम द अग्रीमेंट्स हैव नॉट बीन साइंड ओनली विद द स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज. ये अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ टोटल 79 एग्रीमेंट साइन किए इन स्पेस ने, जिसकी मदद से 166 टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो विल बी नाउ अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रीज टू बी यूज्ड. तो अलग अलग फील्ड के जो इंडस्ट्रीज हैं उनके पास अब इसरो द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल कराई जाएगी एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट, जो इसरो के बिहाफ पे इन स्पेस ने प्रमोट किया है. तो इन स्पेस ने ये एग्रीमेंट साइन किया है प्राइवेट एंटिटीज के साथ, जिसकी मदद से अब इसरो द्वारा डेवलप टेक्नोलॉजीज अब इन प्राइवेट एंटिटीज के लिए अवेलेबल होंगी. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इन स्पेस का काम ही है प्राइवेट कंपनीज एंड स्टार्टअप्स को हेल्प करना सो दैट दे कुड बी यूजिंग इसरोज फैसिलिटी एंड टेक्नोलॉजी. और साथ ही साथ कॉमर्शियलाइजेशन भी हो जाता है इसरो द्वारा डेवलप की टेक्नोलॉजीज का. इससे इसरो को रिसोर्स जनरेशन में मदद मिलती है. एंड इन स्पेस वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मकसद होता है कि जो स्पेस रिलेटेड लॉन्च होते हैं वो कॉमर्शियलाइज करे, यानी कि दूसरे किसी देश को अगर मान लीजिए अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, तो वो इसरो के रॉकेट एंड लॉन्च पैड की मदद से वो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवा सकते हैं. और उस काम के लिए फिर इसरो को थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी मिलता है फ्रॉम द कंट्री हु वांट्स टू गेट इट्स सैटेलाइट लॉन्च्ड. तो ये सब काम कराता है NSIL. NSIL कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस रिलेटेड प्रोजेक्ट लेकर के आता है इसरो के लिए. इन स्पेस जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री जो भारत में काम कर रहे हैं उनको अवेलेबल कराता है इसरो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. और इस कारण से आप कह सकते हैं कि इन स्पेस एंड NSIL दोनों ही इसरो के लिए रेवेन्यू जनरेशन में मदद कर रहे हैं बाय helping others to use ISRO related technologies as well as infrastructure, and thus InSpace and NSIL works in coordination with each other. इससे फायदा क्या हो गया? इन स्पेस या NSIL जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट देख रहे हैं इसरो का, तो इससे फायदा ये हो जाता है कि इसरो इज लेफ्ट टू फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज. उसको ये सब कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स में फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही साथ प्राइवेट स्पेस एंटिटीज को हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है इन स्पेस. तो इस कारण से जो छोटे मोटे
स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइवेट एंटिटीज़ ही कर पाएंगे। जैसे यूएस के अंदर एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना हुआ है। एक तरफ स्पेसएक्स है, ब्लू ओरिजिन है जो प्राइवेट स्पेस एंटिटीज़ हैं, और दूसरे तरफ नासा है। तो जो छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे काम करते हैं ये प्राइवेट एंटिटीज़, और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे काम करता है नासा। ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप करने की, ऐसा ही इकोसिस्टम भारत में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए इन स्पेस हेल्प कर रहा है प्राइवेट स्पेस एंटिटीज़ को। फिर से करंट मुद्दे पे आते हैं। इस बार इन स्पेस ने 79 एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसकी मदद से अलग अलग जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनको टोटल 166 इसरो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल कराई जाएंगी। ध्यान रहे, इन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, यानी कि अल्टीमेटली इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने का जो अधिकार है वो इसरो के पास ही रहेगा। इसका मतलब अगर एक कंपनी को इसरो ने ये टेक्नोलॉजी दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसरो ये टेक्नोलॉजी दूसरे कंपनी को नहीं दे सकता। इसरो रिटेन्स द राइट ऑफ having intellectual property claim over the technology shared. That means the technology shared as a result of this agreement will be non-exclusive. जिस कंपनी को दिया उसके अलावा किसी और कंपनी को भी दे सकता है। अब इसरो ने कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल हो सकता है, नॉट जस्ट प्राइवेट स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज बट अदर सेगमेंट्स एज वेल, वो देखते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिलेटेड एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं इसरो ने। फॉर एग्जांपल चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने डेवलप किए थे सॉफ्टवेयर एंड कैमरास। नाउ दी सॉफ्टवेयर एंड कैमरास कुड बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स टू प्रिवेंट कार कोलिजन। ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम में ये काम आ सकते हैं। साथ ही साथ प्रेशर सेंसर्स बनाए थे इसरो ने, यूज्ड इन रॉकेट लॉन्चेस। अब इन प्रेशर सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है फॉर एयर बैग डिप्लॉयमेंट, कि एयर बैग जो गाड़ियों में लगे रहते हैं वो बिल्कुल सही वक्त पे ओपन हो जाए। उनके अंदर इसके लिए ज़रूरी है कि प्रेशर सेंसर्स बहुत इफेक्टिव तरीके से लगे हों, कि जो सही वक्त हो उस टाइम में एयर बैग ओपन हो जाए, क्योंकि अगर वक्त पे एयर बैग ओपन नहीं हुआ तो उसका होना बेकार है। एक्सीडेंट कैन बिकम फैटल। तो प्रेशर सेंसर जो इसरो ने डेवलप किए हैं फॉर रॉकेट लॉन्चेस, दे कुड बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर फॉर प्रॉपर एयर बैग डिप्लॉयमेंट। 3D लिडार कैमराज इसरो ने डेवलप किए फॉर स्पेस नेविगेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिडार कैमराज होते क्या हैं, एंड देन वी विल सी कि हाउ इट कैन बी यूज्ड इन आवर डेली यूज। और इन टेक्नोलॉजीज को इसरो दे रहा है टू द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। नाउ दीज इंडस्ट्रीज विल बी अप्लाइंग दीज टेक्नोलॉजीज टू हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। तो समझते हैं एक बार लिडार कैमरा के बारे में या लिडार टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, इसका नाम ही है, लिडार का पूरा नाम ही है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग रिमोट सेंसिंग मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि लेजर लाइट को थ्रो किया जाता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट, और वो लेजर लाइट सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के आती है, तो उसको रिसीव भी किया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा, टाइम ऑफ द फ्लाइट, लाइट गई और रिटर्न होकर के आई, उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लग जाता है एक पर्टिकुलर सरफेस का फ्रॉम द लेजर इमिटिंग सोर्स। तो ये है लेजर इमिटिंग सोर्स, तो यहाँ से एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है वो पता लग जाता है विथ हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, क्योंकि लाइट हम इमिट कर रहे हैं और लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तो गई और आई, तो इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि एग्जैक्ट लेंथ पता चल जाए। तो इस तरीके से ये जो लिडार है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग रिमोट सेंसिंग मेथड, ये काम करता है टू मेजर द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लाइट इमिटिंग सोर्स। और इसकी मदद से किसी भी सरफेस की टोपोग्राफी को समझी जा सकती है। लाइट को हमने इमिट किया और रिफ्लेक्शन को हमने एब्जॉर्ब किया, और उसकी मदद से फिर किसी भी सरफेस का हम लोग 3D इमेज बना सकते हैं। और इस तरीके से 3D लिडार कैमरा वर्क करता है। अलग अलग जो सरफेस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप जो है इरेगुलर है, तो वो इरेगुलरिटी को मेजर किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस लिडार सेंसिंग कैमरास। और अब इस लिडार कैमरा जिसको डेवलप किया है इसरो ने फॉर स्पेस नेविगेशन, इट कैन बी यूज्ड फॉर काउंटिंग पीपल इन क्राउडेड एरियाज। किसी शिपिंग
में लोडिंग से पहले जितने पार्सल्स हैं उनको मेजर करने में लिडार कैमरा का काम आ सकता है। असिस्टिंग हेलीकॉप्टर्स इन नियर टेरेन फ्लाइट्स, तो हिली एरियाज में जब हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं तो उनका एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस है सरफेस से, अर्थ सरफेस से, वो मेजर करने में लिडार कैमरा का इस्तेमाल हो सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम में भी लिडार कैमरा का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि लिडार कैमरा कैन ऑल्सो मेजर द डेंसिटी विद इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर को भी वो प्रॉपर मॉनिटर कर सकता है। तो इससे कारण अगर हमारे बॉडी के अंदर लाइफस्टाइल डिजीजेज डेवलप हो रहे हैं जैसे ओबेसिटी, तो इसको लिडार कैमरा की मदद से ट्रैक किया जा सकता है कि हम कहाँ कहाँ से कितना ओबेस्ड हो रहे हैं। उसके अलावा लिथियम आयन बैटरी डेवलप किया है इसरो ने, कॉस्ट इफेक्टिव। वैसे भी लिथियम आयन बैटरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, बट वो एक तो कॉस्टली हैं, प्लस उनकी जो लाइफ है, ड्यूरेशन है, वो ज़्यादा नहीं होती आफ्टर वन चार्ज। तो उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहा है इसरो। वाइब्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है इसरो ने इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऑफ द सैटेलाइट ड्यूरिंग द लॉन्च। तो लॉन्च के दौरान काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस होता है, जिस कारण से शॉक एंड नॉइज क्रिएट होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वाइब्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है, उससे अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसरो ने डेवलप किया है वाइब्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस वाइब्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर एयर, रोड या सी ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेज में। कभी हम फ्लाइट में भी बैठते हैं तो आप देखते हैं कितना टर्बुलेंस फील होता है, कितना नॉइज महसूस होता है, तो उसको काफ़ी हद तक टोन डाउन किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो विच इज़ वाइब्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग्स, ऐसे कोटिंग्स डेवलप किए हैं इसरो ने, फॉर एग्जांपल NRCM-204 कोटिंग विच इज कोरोजन रेजिस्टेंट। तो किसी भी मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने में इस कोटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि सर्किट बोर्ड वगैरह, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसरो ने एक अलग से पॉलीमर डेवलप किया है, बेंजो एक्सीजीन पॉलीमर, विच कुड बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक इनकैप्सुलेशन ऑफ सर्किट बोर्ड्स। तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज हैं जिनको इसरो ने डेवलप किया है, एंड नाउ दिस टेक्नोलॉजीज आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट इंडस्ट्रीज वाया इन स्पेस, so that such technologies could be used in day to day life as well. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसरो के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हमारे डे टू डे लाइफ में क्या असर पड़ा है और आगे किस किस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा सकती है इसरो को, उसके बेसिस पे ये प्रश्न बना करके मैंने दिया है। थोड़ा बहुत हिंट्स भी है, जो हमने डिस्कशन किया उसका इस्तेमाल करें, थोड़ा हिंट्स का इस्तेमाल करें एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जेंडर बजटिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जेंडर बजटिंग का क्या मतलब होता है। जब भी बजट बनाया जाए, भारत सरकार की फिजिकल रिलेटेड प्लानिंग की जाए, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी बजटरी एलोकेशंस हो रहे हैं अलग अलग एरियाज में, उससे विमेन एम्पावरमेंट को मदद मिले, विमेन को मेन स्ट्रीम किया जाए। यानी कि विमेन जो मार्जिनलाइज्ड हो गई हैं, दे आर गेटिंग कॉर्डोन्ड इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, वहाँ से उनको निकाल करके उनको ज़्यादा ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराया जाए। साथ ही साथ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी को रिड्यूस किया जाए। इस तरीके से हम लोग बजटरी एलोकेशन करें अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत। अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर बजट बनाया जा रहा है कि बजटरी एलोकेशन हो ताकि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ विमेन हो पाए, देन वी कैन से कि सच काइंड ऑफ बजटिंग इज जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट पहली बार डेवलप किया था ऑस्ट्रेलिया ने इन 1984। जेंडर बजटिंग, ध्यान रहे, जेंडर बजटिंग डज नॉट मीन क्रिएटिंग सेपरेट बजट फॉर वुमेन। ऐसा नहीं है कि एक वुमेन के लिए अलग से बजट बनाया जाएगा, न, इट डज नॉट मीन। जेंडर बजटिंग का मतलब ये है ही नहीं। जेंडर बजटिंग सिंपली मीन्स कि जो भी प्लानिंग या प्रोसेसेस बजट के अंदर लाए गए हैं, उसमें कोशिश की जाए कि जेंडर डिस्पैरिटी को जितना हो सके उतना रिड्यूस किया जा सके। दैट इज द मोटिव बिहाइंड जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बजटिंग के अंदर अगर देखें तो मेनली दो स्टेप्स होते हैं। जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए बजटरी एलोकेशन में, उनको जेंडर लेंस से इवैल्यूएट किया जाए। जेंडर लेंस से इवैल्यूएट करना मतलब जो भी स्कीम हम ला रहे हैं
बजट के दौरान, हम मतलब हमारी सरकार ला रही है बजट के दौरान, तो उसको इवैल्यूएट करे कि इसका वीमेन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये सिंपल सा मतलब हुआ एग्जामिनिंग ऑल बजटरी एलोकेशन थ्रू जेंडर लेंस। फॉर एग्जाम्पल, एलपीजी सब्सिडी के लिए इनिशिएटिव लाया गया पहल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें कुछ पैसे 200 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे टू द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज। अब सरकार जब पहल स्कीम लेकर के आ रही थी, पर सिलेंडर 200 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, या आसाम के अंदर आप अरुणोदय स्कीम की बात कर लें, 1250 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे पुअर हाउस होल्ड के। तो अब सरकार को ये सोचना है कि अगर उन्होंने मेल मेंबर ऑफ द फैमिली के अकाउंट में पैसा डाला, तो हो सकता है कि वो शराब पी ले इस पैसे का। तो इस पैसे का सही इस्तेमाल कराने के लिए जरूरी है कि ये पैसा वुमन मेंबर ऑफ द फैमिली के अकाउंट में डाला जाए। तो इस तरीके से जो भी इनिशिएटिव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वुमेन को मेन स्ट्रीम कर पाएँ, प्रायोरिटाइज कर पाएँ, ये मकसद होता है जेंडर बस्टिंग का। तो अरुणोदय के अंदर भी द मनी इज ट्रांसफर्ड इनटू द अकाउंट ऑफ वुमन मेंबर ऑफ द फैमिली, या पहल के अंतर्गत भी डीबीटी ऑन एलपीजी, उसमें भी द मनी इज ट्रांसफर्ड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ वुमन मेंबर ऑफ द फैमिली। सो दिस कैन बी अ गुड एग्जांपल ऑफ evaluating an existing scheme या new scheme from gender lens and trying to make it more and more incorporating as far as women interest is concerned। तो पहला स्टेप तो जेंडर बजटिंग का ये होता है कि बजटरी एलोकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा विमेन फ्रेंडली किया जाए। दूसरा, कुछ विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स अनाउंस कर दिए जाए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना एंड ऑल। दीज आर द टू स्टेप्स ऑफ जेंडर बजटिंग। अब ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जो जेंडर बस्टिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आया। भारत में ऑफिशियली जेंडर बस्टिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया साल 2005-6 में, उस बजट प्रेजेंटेशन के दौरान। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर बजटिंग। हर साल जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट एनेक्चर होता है इन द यूनियन बजट, मतलब जो भी यूनियन बजट रखती है सरकार, उसमें एक एनेक्चर लगा रहता है जेंडर बजटिंग का, जिसमें बताया जाता है कि जेंडर बजटिंग को ध्यान में रखते हुए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। साथ ही साथ हमारे देश के 57 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स ने मिल करके एक कंबाइंड जेंडर बजटिंग सेल बनाया है, जहाँ पे ज्वाइंट तरीके से सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अपना अपना सजेशन देते हैं बिफोर बजट क्रिएशन, ताकि बजट के दौरान एक प्रॉपर स्कीम या एक प्रॉपर सिस्टम लाया जा सके फॉर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ वुमेन। तो ये सब इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जेंडर बस्टिंग ऑफिशियली हमारे देश में स्टार्ट हुआ 2005-6 में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको देखता है। एक एनेक्चर रहता है यूनियन बजट में हमेशा, जिसको हम लोग कहते हैं जेंडर बजट स्टेटमेंट, और एक जेंडर बजट सेल बनाया है 57 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने मिल करके। हमारे देश के अंदर जो जेंडर बजटिंग का अप्रोच है वो कैसे होता है जरा देखिए। जब भी बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें जेंडर बजटिंग के लिए दो एस्पेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे स्कीम जो प्योरली विमेन इंटरेस्ट के लिए रन किए जा रहे हैं, उसमें 100% द फंड इज एलोकेटेड फॉर विमेन मेन स्ट्रीमिंग। फॉर एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर्स फॉर विमेन। तो ये सब पार्ट ए का हिस्सा होंगे अब जेंडर बस्टिंग। उसके अलावा जो रिमेनिंग स्कीम्स हैं, कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें इंश्योर किया जाता है, सरकार कह करके देती है कि मिनिमम 30% मनी मस्ट गो फॉर विमेन या मेन स्ट्रीमिंग विमेन इंटरेस्ट। दैट इज पार्ट बी ऑफ जेंडर बस्टिंग, जहाँ पे विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स नहीं हैं, बट जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसमें 30% पैसा विमेन को जरूर जाना चाहिए, ऐसा कमिट किया जाता है। तो सम स्कीम्स आर ऑफ पार्ट अंडर पार्ट बी, सम स्कीम्स आर अंडर पार्ट ए। पार्ट ए मतलब 100% द मनी विल बी यूज्ड फॉर विमेन इंटरेस्ट। पार्ट बी के अंदर वो स्कीम है तो मतलब एटलीस्ट 30% ऑफ द मनी विल बी यूज्ड फॉर विमेन इंटरेस्ट। बट साथ ही साथ एक पैनल भी बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। उन्होंने रिपोर्ट किया था कि सिर्फ बजटिंग इज नॉट इनफ, हमें आउटकम को भी टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एंड वो टाइम टू टाइम मतलब सिर्फ साल में एक बार नहीं, ईयर राउंड मॉनिटरिंग करनी होगी कि इससे असल में कितना मेन स्ट्रीमिंग हो रहा है। तो रादर दैन जस्ट budgetary allocation, we should also focus on the outcome कि how much this has helped in mainstreaming of women। साथ ही साथ अगर यूनियन बजट 2025-26 की बात करें, ये आर्टिकल इसी की बात करता है कि 2025-26 में जेंडर बजटिंग पे कितना ध्यान दिया गया है। तो अगर यूनियन बजट 2025-26 को हम इवैल्यूएट करें तो
स्टार्टिंग में ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि द बजट विल प्रायोरिटाइज 4 की ग्रुप्स, पुअर, यूथ, फार्मर एंड वुमेन। तो यहीं से हमको देखने को मिल सकता है द एस्पेक्ट ऑफ जेंडर बस्टिंग की वुमेन इज वन ऑफ द 4 की एरियाज। साथ ही साथ जितने भी बजटरी एलोकेशंस किए गए हैं पार्ट ए या पार्ट बी के अंतर्गत, ओवरऑल उनका अगर फंड मिला लिया जाए तो दैट इज क्लोज टू 8.8% ऑफ द टोटल बजट एलोकेशन, सो विच इज हाईएस्ट इन लास्ट 2 डिकेड्स। लास्ट ईयर 6.8% से बढ़ा करके इस बार 8.8%। तो फॉर जेंडर बस्टिंग ओवरऑल जितना भी बजटिंग है उसका 8.8% जेंडर बस्टिंग पर्सपेक्टिव से खर्च किया जाएगा, सो विच इज हाईएस्ट इन लास्ट 2 डिकेड। ओवरऑल 4.49 लाख करोड़ एलोकेटेड अक्रॉस 49 यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। 12 न्यू मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स लाइक रेलवेज, पोर्ट, शिपिंग, फार्मास्यूटिकल्स have integrated gender budgeting in their own budgeting activities। तो जेंडर बजटिंग लगभग 2 डिकेड से हमारे देश के अंदर चल रहा है। इस कारण से कुछ पॉजिटिव्स भी देखने को मिला है। सबसे अच्छी बात अब ये देखने को मिल रही है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब वर्किंग एज में जितनी वुमेन है, यानी कि 16 से लेकर के 64 ईयर्स तक के बीच में जितनी वुमेन है, उनमें से कितनी परसेंट विमेन आइदर वर्क कर रही हैं और दे आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब, वो तमाम विमेन को कहा जाएगा लेबर फोर्स। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2021-22 में सिर्फ 33% था। इट हैज़ नाउ इंक्रीज टू 42% इन 23-24। तो दिस इज अ गुड अचीवमेंट, अबाउट 9% ग्रोथ इन 2 ईयर्स फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। और ग्लोबल एवरेज 47% का है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में एज पर आईएलओ रिपोर्ट। तो वी आर नॉट फार बिहाइंड इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। तो कहीं ना कहीं जेंडर बजटिंग हैज हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। बट एक कंसर्न ये है कि जेंडर पे गैप परसिस्ट्स। अभी भी सेम वर्क के लिए, सेम डेजिग्नेशन के लिए भी इन जनरल देखा जाता है कि मेन आर पेड मोर एज कंपेयर टू विमेन। तो जेंडर पे गैप इज as high as 37% in the country. That is a matter of concern. These data would be very very helpful in मेंस आंसर राइटिंग। विमेन रिलेटेड सवाल तो होता ही है इंडियन सोसाइटी में GS1 या GS पेपर 3 में, ये डेटा वहाँ पे बहुत काम आएगा। अभी एक बार सुन लिया, बाकी फिर मेंस के टाइम में इसको कंपाइल करके हम लोग देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्यूपू। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। करंट न्यूज देखते हैं। साइंटिस्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड a very large cosmic structure, बहुत बहुत large cosmic structure. It is made up of many galaxies clubbed together. वेरी लार्ज कॉस्मिक स्ट्रक्चर को हाल फिलहाल में डिस्कवर किया हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने और उसका नाम रखा गया है क्यूपू। इनफैक्ट इट इज द लार्जेस्ट नोन कॉस्मिक स्ट्रक्चर इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सो फार। अभी तक इससे बड़ा कॉस्मिक स्ट्रक्चर हमने ऑब्जर्व नहीं किया, हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व नहीं किया। इट इंक्लूड्स अबाउट 200 क्वाड्रिलियन सन्स। अगर हम मास लेवल पे बात की जाए तो इतने सारे सन्स को मिला दिया जाए तो ये अकेला क्यूपू बनेगा। 200 quadrillions. In fact, it is 13,000 times lengthier as compared to our galaxy Milky Way. बहुत बल्कि है। It is resultant of many galaxies clubbed together. Scientists का मानना है कि क्यूपू is not stable and it will eventually break away, collapsing into smaller units. लेकिन अभी के लिए तो it is clubbed into very very large colossal celestial body, cosmic structure. क्यूपू जो नाम पड़ा है उसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए, क्यूपू का एक और मतलब होता है, इट इंडिकेट्स एंशियंट अकाउंट कीपिंग सिस्टम बाय इनका सिविलाइजेशन हु वर फाउंड इन साउथ अमेरिका, हु आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। तो नंबर्स का हिसाब रखने के लिए, नंबर सिस्टम के लिए एक इस तरीके का क्यूपू डेवलप किया था एक इनका सिविलाइजेशन ने ऑफ साउथ अमेरिका, जहाँ पे गांठ बांधे जाते हैं रस्सियों में, कॉटन के या फिर वूल के रस्सी ऐसे बना दी गई, थ्रेड बना दिया गया और नंबरिंग के लिए गांठ नोड्स बनाए जाते हैं, नोड्यूल्स बनाए जाते हैं, नॉटेड कॉर्ड्स मेड अप ऑफ कॉटन और उल।
This is known as QPU. It is an account keeping system used by Inca civilization of South America. अब ये जो हाल फिलहाल में हमने लार्ज सेलेसियल बॉडी, कॉस्मोलॉजिकल बॉडी को ऑब्जर्व किया है, उसमें भी कई सारे इस तरह के छोटे छोटे नोड्स देखने को मिल रहे हैं. सो इस कारण से इट resembles टू सम एक्सटेंट द क्यूपू एंशियंट अकाउंटिंग सिस्टम, एंड दैट इज वाई इट हैज बीन नेम्ड क्यूपू. तो यही एक रिजेम्बलेंस है क्यूपू द अकाउंट कीपिंग सिस्टम एंड क्यूपू द एस्ट्रोनॉमिकल फिगर के बीच में, जिस कारण से इसका नाम क्यूपू पड़ा है. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डोकरा आर्ट वर्क, इंपॉर्टेंट फ्रॉम prelims exam point of view. Here and there you can mention it in GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस आंसर राइटिंग, बट सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से नहीं आना चाहिए. देखते हैं क्या है ये डोकरा आर्ट वर्क. इससे रिलेटेड करंट डेवलपमेंट पहले समझते हैं. देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में फ्रांस विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन को गिफ्ट किया इस तरीके का डोकरा आर्ट वर्क. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया ट्रेंड सेट किया. जब भी वो किसी हेड ऑफ द स्टेट से मिलने जाते हैं तो इस तरह का कुछ ना कुछ आर्ट वर्क लेकर के जरूर जाते हैं उनको गिफ्ट के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए. सो वी कैन से कि पीएम मोदी के अंतर्गत एक नई डिप्लोमेसी स्टार्ट हो गई है, जिसको आप IRGS पेपर 2 में लिख सकते हैं, गिफ्ट डिप्लोमेसी. और चूंकि ये गिफ्ट ज़्यादातर कल्चरल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको आप कल्चरल डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं. और वे टू प्रमोट इंडिया सॉफ्ट पावर भी आप मेंशन कर सकते हैं अंडर गिफ्ट डिप्लोमेसी या कल्चरल डिप्लोमेसी. अभी जो डोकरा आर्ट वर्क उन्होंने प्रेजेंट किया है इमानुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट को, उसके बारे में जरा देखते हैं. इट्स एन एंशियंट आर्ट वर्क. 4000 साल से भी पुराना आर्ट वर्क है. बेल मेटल क्राफ्ट वर्क है ये. इट इज रिलेटेड विद द ट्राइबल कम्युनिटी ढोकरा दमार ट्राइब्स हु आर बेसिकली मेटल स्मिथ्स. वो इस आर्ट वर्क को एंशियंट टाइम से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. अगर जोग्राफिकली देखा जाए तो दिस आर्ट वर्क इज प्रोमिनेंट इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़. वहाँ के ये डोकरा दमार ट्राइब्स जो हैं, ये डोकरा आर्ट वर्क को प्रैक्टिस करते हैं. इसमें जो भी फिगर्स बनाए जाते हैं इस डोकरा आर्ट वर्क में, दे रिप्रेजेंट माइथोलॉजी, नेचर, या कभी कभार डेली रिचुअल्स ऑल्सो. डोकरा आर्ट वर्क में इस्तेमाल किया गया है या किया जाता रहा है लॉस्ट वैक्स टेक्निक. लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर हमें पहले बनाना है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग पहले क्ले के फॉर्म में बनाते हैं. उसके बाद उसके ऊपर हम लोग वैक्स लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर एक लेयर ऑफ क्ले फिर से लगा देते हैं. तो अंदर में क्ले है, बीच में वैक्स और ऊपर से फिर से क्ले. और फिर कहीं पे एक जगह छोटा सा हम वेंट छोड़ देते हैं जहां से हम लोग मेटल डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रास या कॉपर. अब वो ब्रास या कॉपर जब हम डालते हैं तो बीच का जो वैक्स है वो मेल्ट होकर के बाहर निकल आता है और उस वैक्स के जगह पे वो ब्रास या कॉपर, जो मोल्टेन ब्रास या कॉपर है, वो उसके जगह पे आ जाता है. फिर हम लोग जो आउटर जो कास्ट था क्ले का, उसको ब्रेक करके हटा देते हैं और इस तरीके से हमारा ये आर्ट वर्क तैयार हो जाता है. इसी टेक्निक को कहा जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो आपने एंशियंट हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, दे ऑल्सो यूज्ड दिस लॉस्ट वैक्स टेक्निक. तो वहां पे आपने ये सब जरूर सुना होगा. एक हमने कास्ट बना दिया क्ले का और फिर उसके ऊपर वैक्स लगाया, फिर उसके ऊपर वापस से क्ले लगाया. बीच में जो स्पेस बन गया वो क्ले से बना हुआ, जो बीच में जो स्पेस है वो है वैक्स, ऊपर नीचे क्ले है. और फिर हमने मोल्टेन मेटल डाला तो वैक्स मेल्ट अवे हो गया और उस वैक्स के जगह पे आ गया ये मोल्टेन मेटल. और जब सॉलिडिफाई होगा तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सच स्कल्पचर्स, मेटल स्कल्पचर्स. इन दिस वे लॉस्ट वैक्स टेक्निक इज यूज्ड. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. वीडी सावरकर साहब से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ही कुड नॉट सक्सेसफुली सॉट असाइलम इन फ्रांस. लिली थॉमस केस से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं. आइंस्टाइन रिंग से रिलेटेड भी अगेन दोनों स्टेटमेंट सही हैं. स्टार लिंक में यहाँ पे जो
वर्ड होगा वो होगा LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। वी सॉ कि जियो अर्थ ऑर्बिट में रखने से लेटेंसी आ सकती है, दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गुरु रविदास जयंती से रिलेटेड अगेन दोनों स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।